हेलो एवरीवन। स्टूडेंट, आप लोगों का ये रिक्वेस्ट था कि मैम बजट के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताइए। तो स्टूडेंट, बजट में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप लोगों के लिए जो इम्पॉर्टेंट है, खासकर कुछ डेटाज जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं और उनको किस तरीके से कंपाइल करना है और उनको किस तरीके से याद करना है, ये मैं आज के वीडियोज़ में आपको बताऊँगी। First, let me introduce myself. Student, I am Dr. Shipra Srivastav. I am NET qualified in the very first attempt, and I am PhD from Jammu University. And student, my specialization is in econometrics and mathematical economics, and this is my mobile number 84390 and this is my app Shipranomics. You can download this app from Google Play Store. तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है कि ये जो बजट है कुल मिलाकर के 45.03 लाख करोड़ रुपए का बजट है। ठीक है। और दूसरा फैक्ट जो आपको याद रखना है वो ये है कि ये जो बजट है जो कि 45.03 लाख करोड़ रुपए का है, पिछले बजट से 5.58 लाख करोड़ रुपीस अधिक है। ये दो डाटा जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। दूसरा है कि रुपया कहाँ से आता है। रुपी कम्स फ्रॉम, मतलब सरकार की जो इनकम है उस इनकम को इसमें बताया जाता है कि गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा इनकम किस सोर्स से होता है और सबसे कम इनकम किस सोर्स से होता है। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जैसा कि आप यहाँ पाई चार्ट में देख सकते हो, सबसे ज़्यादा जो इनकम है उधार और अन्य देयताएं, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज। एंड पिछले साल का जो बजट है 2022-23 के बजट में भी ये इसका जो योगदान था सबसे ज़्यादा था। अब देखो, बोरोइंग जो है, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, इसका योगदान तो होता है, लेकिन इसके अलावा अब चूंकि ये तो बोरोइंग है, इसको हम अपनी इनकम में तो नहीं ले सकते, है ना। तभी आप जो राजकोषीय घाटा कैलकुलेट करते हो तो बोरोइंग को उसमें से हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो इस बोरोइंग को आप उसमें अपनी इनकम में हम नहीं ले सकते कि हम तो कुछ उधार ले रहे हैं और फिर उसको हम अपनी इनकम क्लेम नहीं करते। तो इनकम में से अगर आप देखो तो मेजर जो पोर्शन है आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको आप कहते हो जीएसटी, कॉरपोरेशन टैक्स एंड इनकम टैक्स, इन तीनों का जो पोर्शन है ये सबसे ज़्यादा है। अब इसमें भी सबसे ज़्यादा सरकार की जो इनकम होती है वो होती है जीएसटी से, है ना। जीएसटी का आप देख रहे हो 17 पैसे का इनकम दिखाया गया है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि सरकार के सर्वाधिक आय का स्रोत क्या है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिससे कि सरकार को, मतलब 100 पैसे में अगर आप ले लो तो 17 पैसे का इनकम इधर से होता है। इसके बाद सेकेंड नंबर पर आ जाता है कॉरपोरेशन टैक्स और साथ ही साथ इनकम टैक्स। इन दोनों से 15 पैसे और 15 पैसे की इनकम है। ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन पर आपने देखा जीएसटी से सबसे ज़्यादा पैसा सरकार को आता है। और इसमें मैंने किसको लेस किया है, उधार और अन्य देयताओं को मैंने इससे लेस किया है, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि जब आप राजकोषीय घाटा कैलकुलेट करते हो तो आप इनको लेस कर देते हो, इनकम में इसको हम नहीं जोड़ते, है ना, क्योंकि ये तो बोरोइंग है। तो इनकम में जो अपना इनकम है सरकार का, अपने करों से जो आय है ना, दो तरीके की आय तो होती है, कर आय और गैर कर आय। करों से जो आय है उसमें सबसे ज़्यादा जीएसटी का कलेक्शन है। और आप लोगों ने पढ़ा भी है लगातार, जो आप करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी पढ़ते आ रहे हो। मैं अपने ऐप पर भी मैंने इसका कोर्स रखा है स्टूडेंट, करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी का, जिस पर मैं आप लोगों को करंट अपडेट देती हूँ। उसमें बीच में मैंने बताया भी था कि सरकार को जीएसटी से रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ था। तो जीएसटी का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा होता है। अब ये इसी को काफ़ी मैंने जूम करके बताया है। तो सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो यहाँ पर जीएसटी 17 पैसे। देन कॉरपोरेशन टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स क्या है, जो कि इन पे लगता है, जो कि सरकार जो भी कंपनीज है उन पर लगाती है। इसके बाद अच्छा, एक चीज़ इसमें और ध्यान देना, सबसे कम इनकम कहाँ से आता है ना। ये भी है कि सबसे ज़्यादा इनकम किससे आता है, तो सबसे कम इनकम भी किससे आता है। तो आप यहाँ देख सकते हो नॉन डेट कैपिटल रिसीट, ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियाँ, है ना। और उसके अलावा कस्टम ड्यूटी से भी सबसे कम है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क। तो सीमा शुल्क से 4 पैसा का कंट्रीब्यूशन माना जाता है। अब आ जाओ रुपया कहाँ जाता है।
तो ये जो स्लाइड है ये हमें ये बताता है कि बजट में रुपया कहाँ जाता है, मतलब सरकार का खर्च कहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो बहुत ही जैसा कि आपने पिछले स्लाइड में देखा कि हम बहुत ज़्यादा उधार और अन्य देयताएं सरकार के ऊपर रहती है, लाइबिलिटी ज़्यादा है। अगर उधार ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ब्याज भी अदा करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा उस उधार में। तो रुपया सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 20 पैसा ब्याज अदायगी पर जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट पर। अगर हम उधार ज़्यादा लेते हैं, उधार का हिस्सा ज़्यादा है, तो हमारा खर्च ब्याज अदायगी पर भी सबसे ज़्यादा होना है। तो 20 पैसे जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट पर जाता है। उसके बाद आप देख सकते हो 17 पैसे जो है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर जाता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिसमें कि हम क्या छोड़ देते हैं, एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस एंड सब्सिडी, है ना। गैर योजनागत व्यय सब्सिडी आ जाता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में। तो इसमें हम दो चीज़ों को छोड़ रहे हैं सेंट्रल सेक्टर की स्कीम में। एक तो कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस, पूंजीगत व्यय जो सबसे बड़ा व्यय माना जाता है और एक बार किया जाने वाला व्यय, तो पूंजीगत व्यय को हम इसमें छोड़ते हैं और सब्सिडी को भी हम इसमें लेस करके चलते हैं। तो देखो, केवल आंकड़ों को याद करना ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट का ये जो बजट आता है और ये सारी चीज़ें जो आपको लिखी रहती हैं, यही तो आप पब्लिक फाइनेंस में पढ़ते हो, है ना। ये सारी चीज़ें आप पब्लिक फाइनेंस में पढ़ते हो। इसके आगे के भी जो मैं स्लाइड आपको बताऊंगी और समझाऊंगी, ये हम बुक्स में पढ़ना चाहते हैं कि सरकार का जो कौन सा घाटा है, उसमें हम किन किन चीज़ों को जोड़ करके चलेंगे, राजकोषीय घाटे में क्या क्या चीज़ें आती हैं, प्राथमिक घाटा में क्या आता है। तो ये सारा आपको बजट में बहुत ही बढ़िया से दिया हुआ होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा देखो ब्याज अदायगी पर सरकार का खर्च है लगभग 20 पैसा। फिर आ जाओ करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, नंबर 2 पर आ जाता है। फेडरल फाइनेंस आप पढ़ते हो, संघीय संघवाद जिसको हम कहते हैं कि जितने भी कर होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है, उनका बंटवारा केंद्र और राज्य सरकार के बीच में होता है, दैट इज फेडरल फाइनेंस। तो 18 पैसे जो है उस पर जाते हैं और 17 नंबर 3 पे आता है केंद्रीय क्षेत्र की योजना, ठीक है। तो इसी को मैंने और जूम करके बताने की कोशिश करी है। एंड स्टूडेंट, आप एक चीज़ इसमें और देखना कि सबसे कम खर्च किस पर होता है। तो देखो आप यहाँ देख सकते हो 4 पैसे, है ना, 4 पैसे पेंशन। पेंशन पे सरकार का व्यय जो है वो बहुत ही कम है। सबसे ज़्यादा व्यय ब्याज अदायगी पर। नंबर 2 पर आप देख सकते हो 18 पैसे का व्यय है करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। नंबर 3 पर आप देख सकते हो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर, जिसमें कि रक्षा पर व्यय और आर्थिक सहायता पर पूंजीगत परिव्यय को हम शामिल नहीं करते हैं। अब देखिए, ये जो मैं बता रही थी, आप एग्ज़ाम के लिए क्या तैयार करते हो कि कितने प्रकार का घाटा होता है ना। बजट घाटा किसको कहते हैं, प्लस राजस्व घाटा क्या है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या है, इंग्लिश में आप बोलो तो रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है ना, फिस्कल डेफिसिट क्या है। तो आप गवर्नमेंट का अगर ये वाला पेज देखते हैं, बजट का ये वाला पेज देखते हैं, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही जाते हैं बहुत ही अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले देखो रेवेन्यू रिसीट आपको इसमें बताया गया है। रेवेन्यू रिसीट में टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। फिर आ जाओ पूंजीगत प्राप्तियां कितने प्रकार की होती हैं, तो सरकार को जो रिकवरी ऑफ लोन है प्लस बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, ये सारे कैपिटल रिसीट में आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले 2-3 तरीके के घाटे की बात की गई है। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो देखो यहाँ पर राजकोषीय घाटे में 15 नंबर का आपको जो ये दिया गया है राजकोषीय घाटा 17 नंबर पे, उसमें सबसे पहले 9 नंबर मतलब कुल व्यय। कुल व्यय में आप पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय दोनों को जोड़ लेते हो। उसको जोड़ने के बाद आपको उसमें से घटाना क्या है, राजकोषीय घाटे के लिए आपको उसमें से 1 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर की मदों को घटाना है, मतलब राजस्व प्राप्तियां, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर पे आ जाइए ऋणों की वसूली और अन्य प्राप्तियां, इनको आपको घटाना होता है। तो राजकोषीय घाटा हो गया। प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटे में आपको देखो 17 माइनस 11, मतलब राजकोषीय घाटे में से 11 नंबर पे क्या है, ब्याज भुगतान। राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान आपने घटा लिया। अब ये 3 चीज, ये जो 4 घाटे हैं, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले राजकोषीय घाटा,
तो गवर्नमेंट ने 2023-24 के बजट का अनुमान रखा है कि राजकोषीय घाटा विल बी 5.9, है ना। और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या इसके बढ़ने का अनुमान रखा गया या घटने का। तो स्टूडेंट बहुत ही क्लियर है यहाँ पे कि पहले राजकोषीय घाटा जो पुराना बजट था उसमें 6.4 था और अभी 5.9, मतलब 2023-24 के बजट में इसके घटने का अनुमान रखा गया है। राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट, जिसको हम राजस्व व्यय और राजस्व आय, रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस मानते हैं, ये भी 2.9% रखा गया है। और ये पहले 4.1, रिवाइज एस्टिमेट जो आया 4.1, और गवर्नमेंट ने बोला है कि ये और भी ज़्यादा घटेगा। प्रभावी राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा भी 1.7। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इसका भी फॉर्मूला आप ध्यान रखना, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 15 - 12, मतलब क्या है, जो राजस्व घाटा है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 15 - 12, मतलब जो राजस्व घाटा है उसमें से हम ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, केंद्र सरकार के द्वारा जो राज्यों को पूंजीगत परिसंपत्तियों को बनाने के लिए ग्रांट दिया जाता है या अनुदान दिया जाता है, जब आप इसको घटा लेते हो तब हम इसको कहते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, है ना। रेवेन्यू डेफिसिट तो हम निकाल लेते हैं, उसमें से भी हम और क्या घटाते हैं, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को जो भी अनुदान दिया है पूंजी परिसंपत्ति बनाने के लिए, पूंजी परिसंपत्ति रोड बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, है ना, कैपिटल एसेट क्रिएशन के लिए, उसको जब हम घटा लेते हैं तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आता है। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 1.7 का अनुमान रखा गया। अब आप देख सकते हो कि संशोधित अनुमान जो है पिछले साल का 2.9, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि ये और घटने का अनुमान है। इसके बाद आ जाओ प्राथमिक घाटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी डेफिसिट हमें बताता है कि हमारे ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट की क्या लाइबिलिटीज़ हैं, है ना। प्राइमरी डेफिसिट कैसे हम निकालते हैं, हम फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को घटाते हैं, है ना। तो प्राइमरी डेफिसिट या प्राथमिक घाटा हमें बेसिकली क्या बताता है कि हमारे ऊपर लाइबिलिटीज़ कितनी है। तो ये 2.3% है और इसको भी घटाने का जो है पूर्वानुमान रखा गया है। तो सबसे ज़्यादा किस घाटे, अच्छा आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा घाटा, तो राजकोषीय घाटा 5.9%, क्योंकि सरकार की टोटल लाइबिलिटी और टोटल एसेट ये बताता है कि टोटल लाइबिलिटी क्या है, सरकार का टोटल एसेट क्या है, तो ये बहुत बड़ा घाटा माना जाता है। राजकोषीय घाटा इस 5.9%। सबसे कम जो घाटा जिसका अनुमान रखा गया, दैट इज इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा, ठीक है। राजस्व घाटे में से हम किसको घटाएंगे, केंद्र सरकार जो अनुदान देती है राज्य सरकारों को पूंजी परिसंपत्ति बनाने के लिए, तो इस घाटे को रखा गया 1.7%, राइट। चलिए आगे अब बढ़े, वित्तीय राजकोषीय घाटे के स्रोत क्या क्या होते हैं। तो देखो इसमें भी एक तरीके से आपको ये बताया गया है कि सरकार के डेट रिसीट क्या है, ऋण प्राप्ति क्या क्या है, मतलब सरकार को कहाँ कहाँ से उधार मिलता है ना। ये सब आप पब्लिक फाइनेंस में पढ़ते हो, तो बहुत ही बढ़िया से बजट में इसको रखा गया है। सरकार की ऋण प्राप्तियाँ, बाजार उधार, मार्केट बोरोइंग सरकार करती है, ट्रेजरी बिल, मार्केट बोरोइंग कैसी करती है सरकार, या तो ट्रेजरी बिल का ऑक्शन होता है या फिर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ का, और सरकार के बिहाफ में कौन करता है, ये आरबीआई करती है। अल्प बचत की तुलना में प्रतिभूति, सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग, स्टेट प्रोविडेंट फंड, अदर रिसीट और एक्सटर्नल डेट। तो ये बहुत ही अच्छा डाटा एक तरीके से बजट में दिया जाता है कि गवर्नमेंट आपको क्या क्या चीज़ें, किन किन तरह से गवर्नमेंट को जो है वो घाटे को पूरा करने के लिए पैसे मिलते हैं। तो इन 6 तरीकों से सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए पैसे ले सकती है। इसके अलावा तो जो सबसे बड़ा स्रोत है वो तो डिसइन्वेस्टमेंट होता ही है। अब यहाँ के बाद आ जाइए प्राप्तियाँ, चलो पूंजीगत प्राप्ति, ऋण प्राप्ति। अब देखो इस बजट में सप्तऋषि, है ना, 7 स्टार की बात कही गई है, 7 प्राथमिकताओं की बात कही गई है, जिसमें समावेशी विकास, है ना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की गई है, अंतिम छोर तक पहुंचना, प्रत्येक नागरिक तक जो है सारी सुविधाओं को पहुंचाना है, युवा शक्ति पर ध्यान देने की बात कही गई है, फाइनेंशियल सेक्टर को मजबूत करना है, हरित विकास की बात की गई जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य भी प्राप्त करना है,
क्षमता उभारना, अवसंरचना पर निवेश। तो ये इनको कहा गया है सप्तऋषि। इनको प्रायोरिटी सेक्टर मतलब कि और सारी योजनाएं चलेंगी और सारे काम चलेंगे, लेकिन इन 7 काम को प्राथमिकता पर पूरा करना है। विशिष्ट मंत्रालयों के लिए जो आवंटन किया गया है, आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट, इसमें सबसे ज्यादा किस पर आवंटन किया गया है? रक्षा मंत्रालय पर 5.94, और सबसे कम है संचार पर 1.23। तो कम से कम इन डेटास को आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है ना। रक्षा मंत्रालय पर 5.94, अवसंरचना, सड़क अवसंरचना राजमार्ग मंत्रालय पर 2.7, रेल मंत्रालय पर 2.4, उपभोक्ता मामला, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय पर 2.06। ये मंत्रालय सबसे इंपॉर्टेंट है, सार्वजनिक वितरण का मंत्रालय है ये। तो ये फूड सिक्योरिटी या खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ मंत्रालय होता है। गृह मंत्रालय पर 1.9, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय 1.7, ग्रामीण विकास पर 1.6, एग्रीकल्चर एवं किसान कल्याण मंत्रालय 1.25 और संचार पर 1.23। एग्रीकल्चर में देखो जो इम्पोर्टेंट डाटा जो आपको याद रखना चाहिए, कितने का निर्यात किया गया, इसका डाटा दिया गया। 28,582 करोड़ का निर्यात किया गया, और इसमें 3,75,742 करोड़ का निर्यात हुआ 2021-22 में। ये जो डाटा है, ये तो पहला जो डाटा आपको 2000 से 2001 का किया गया था। अभी ये दिखाया जा रहा है कि अभी ये निर्यात पिछले सालों की तुलना में कितना ज़्यादा हो गया है ना। जब कोविड-19 चल रहा था तब भी हमारे पीएम ने कहा था कि हमारे पास इतना अनाज है कि हम खा भी सकते हैं और खिला भी सकते हैं। तो एग्रीकल्चर में 2021-22 में निर्यात जो देखा गया है 3,75,742 करोड़ का, और उत्पादन भी लगातार बढ़ रहा है। खाद्यान्न उत्पादन में भी वृद्धि हुई है, साथ ही साथ दूध उत्पादन जो है वो भी लगातार बढ़ रहा है। टैक्स की हम बात करें, जो इम्पोर्टेंट आपके लिए फैक्ट है, पुराना टैक्स स्लैब क्या था और प्रस्तावित नया टैक्स स्लैब क्या है ना। तो पुराने टैक्स स्लैब में 2.5 लाख तक 0% था, 2.5 से 5 तक 5% था। नए वाले टैक्स स्लैब में 0 से 3 लाख तक 0 है, और 3 से 6 लाख तक 5%। जिस तरीके से जो हमारे यहाँ प्रोग्रेसिव है, 6 से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 लाख तक 15%, और 12 से 15 लाख तक 20%। तो स्टूडेंट इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाओं पर व्यय किया गया है, जिसको मैं अलग से बताऊंगी किन किन योजनाओं को आपको पढ़ना चाहिए और कौन कौन सी योजनाओं पर कितना व्यय किया गया है, खासकर पीएम प्रणाम योजना, ये सारी चीज़ें। अदरवाइज़ ये जितना मैंने आपको डाटा बताया, ये तो आपके एग्ज़ाम के लिए आप पक्का याद रखिए। सरकार का पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, किन किन कौन कौन से घाटे हैं गवर्नमेंट के, और उन सब में सबसे बड़ा घाटा क्या है, सबसे छोटा घाटा क्या है। और जैसे मैंने आपको इनको पढ़ने का तरीका बताया कि आप जो एग्ज़ाम में पढ़ते हो, जो भी आप बुक्स में पढ़ते हो, उसी को बजट में बहुत ही अच्छे से और डिटेल में दिया रहता है, ठीक है। और कौन सा घाटा कितना है स्टूडेंट, इसको याद रखिएगा, ये आपको ज़रूर पूछा जाता है। लेकिन अभी जिनके एग्ज़ाम है, खासकर जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम अभी मतलब जो फेब में एग्ज़ाम होने वाला है ना, और जो लोग फेब में जो भी पीजीटी का है या फिर नेट का है, तो आपके लिए ये वाले बजट से ज़्यादा सवाल नहीं आएंगे, इनफैक्ट नहीं आएंगे। लेकिन जो स्टूडेंट जून वाला एग्ज़ाम देने वाले हो, जून में आप लोग अपीयर करने वाले हो, आपके लिए ये बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड स्टूडेंट बजट को और भी डिटेल में मैं अपने ऐप शिप्रानॉमिक्स पर करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी जो कोर्स है उसमें करा रही हूँ। एंड इसके अलावा यूजीसी नेट जून के लिए लाइव क्लासेस चल रही हैं स्टूडेंट, और साथ ही साथ इकोनोमेट्रिक्स की भी क्रैश कोर्स जारी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मेरा ऐप शिप्रानॉमिक्स, इसको आपको डाउनलोड करना है, और इस ऐप पर आपको यूजीसी नेट जून के लिए आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।